Let's start. Do all of you have the paper? So let's start. We'll be solving Feb March 26 ka paper 2 in today's class. Let's start off with the first question. Complete table 1.1 to show which features are found in typical animal cells and which features are found in typical plant cells. Put a tick in the box if the feature is found in the cell and a cross if the features is not found in the cell. Put a tick or a cross in every box. So हम रो बाय रो जाते हैं. पहला जो आपको रो दिया हुआ है वो 80S राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म का दिया हुआ है. एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है. दोनों यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं. फिर दिया हुआ है सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, वो नाइदर ऑफ दीस सेल्स में होगा. और फिर तीसरा दिया हुआ है लार्ज परमानेंट वैक्यूल, वो आप एनिमल सेल में ही देखोगे बट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. पार्ट बी. Figure 1.1 is a diagram representing cells in the phloem tissue in a mature leaf. Some of the features of the cells are shown. तो आपको सेल ए दिया हुआ है जो कि पता है नहीं आइडेंटिटी क्या है, और उसका नेबरिंग सेल दिया हुआ है उसका आइडेंटिटी आपको बता दिए, which is the phloem sieve tube element. तो सेल ए मोस्ट लाइकली क्या होएगा? कंपेनियन सेल होएगा. और फिर जो इस सेल के अंदर चीजें दी है ना वो देख लो, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट में आप वो चीजें यूज करोगे. लाइक तो आपको जो नजर आ रहा है वो अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, नजर आ रहा है आपको. लाइक आपको जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा दिख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ साथ आपको न्यूक्लियस और आरईआर भी अंदर दिख रहा है. जो फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट है उसमें सीव प्लेट और सीव पोर आपको दिख रहे हैं एक तरफ, और साथ एक माइटोकॉन्ड्रिया भी है जो आपको नजर आ रहा है सीव ट्यूब एलिमेंट में. फिर फिगर 1.2 that is important was देना is a diagram representing part of the cell surface membrane of cell A. यानी कंपेनियन सेल की जो सेल surface membrane है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, उसके अंदर आपको जो है वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स लेवल किया हुआ है. एक उसमें प्रोटॉन पंप है जिसको आपको पता होना चाहिए, रोल किया है, थोड़ी देर में आप लिखोगे आगे जाके. लाइक और दूसरा कौन सा है? को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो कि क्या होता है? हाइड्रोजन आयन सुक्रोज को ट्रांसपोर्टर. डू रिमेंबर दिस? लाइक आपने पढ़ा है कंपेनियन सेल में, और इन दोनों के आपने रोल भी पढ़े हैं. लाइक अब आगे आपसे पूछ रहे हैं फॉर द फर्स्ट पार्ट, describe and explain how the structure of cell A is related to its function in transporting sucrose into the phloem sieve tube element. In your answer, refer only to structures that are visible in figure 1.1 or figure 1.2 or both. तो आपने बेसिकली जो पीछे आपको डायग्राम दिया हुआ था ना, उसके अंदर जो जो डिटेल नजर आ रहा था उसको यूज करना था अपने आंसर में. लाइक ठीक है, नेक्स्ट आपको ये बहुत अच्छा आता है. लाइक मैं लिख रहा हूँ, आपका रिविजिट भी हो जाएगा. लाइक और साथ साथ जो है अपने आपको जो मार्किंग पॉइंट आपने अपने जहन में रखे हैं ना उसके हिसाब से मार्क भी करते जाओ. लाइक तो आपका आंसर स्टार्ट किस तरह होगा? यू स्टार्ट बाय सेइंग कंपेनियन सेल्स हैव न्यूमरस mitochondria which provide ATP via aerobic respiration. Start with this because आपने structures use करने हैं ना. लाइक तो आप बताओगे भाई companion cells have what? Have numerous, और लिख देना सेल ए है ये, बिकॉज उसने लेबल नहीं किया हो ना तो पता देना एग्जामिनर को सेल है. हैव न्यूमरस व्हाट? न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया which provide ATP via aerobic. ये आप क्यों लिख रहे हो? बिकॉज इस ATP को यूज करोगे ना आप आगे. लाइक via what? Via aerobic respiration. और प्लीज इसमें कंपेनियन सेल टर्म लिखना जरूरी नहीं है. आप यहाँ पे जो है वो अगर सिर्फ ये बता दो सेल ये कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो फाइन. नहीं ठीक है, फिर आप बताओगे दिस ATP is used to actively transport hydrogen ions from what? Sorry, using the proton pump from where to where? From the companion cell into the cell wall. From the companion cell cytoplasm into the cell wall. So आप बताओगे these protons move down the electrochemical gradient,
electrochemical gradient या proton gradient आप लिख लो, आसान वाला, electrochemical gradient back into the companion cell, via what? Via hydrogen ion sucrose co-transporters. उसने जो टर्म पीछे co-transporter लिखना है ना, वो टर्म जरूर लिखना, बेशक उससे आप पहले लिख दो हाइड्रोजन एंड सुक्रोज, that's perfectly fine. Sucrose co-transporters which move sucrose simultaneously into the companion cell. सुक्रोज जो मूव करता है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन जो बिल्कुल ऐसा है, सुक्रोज, द मूवमेंट ऑफ सुक्रोज into the companion cell is against the concentration gradient, और फिर लास्ट चीज आप क्या लिखोगे? These sucrose molecules thereafter diffuse via the plasmodesmata into the neighboring sieve tube element. So these sucrose molecules thereafter move via diffusion. Sorry, so वर्ड में लिख देते हैं, लाइन ज्यादा हो जाएगा. Sucrose molecules thereafter diffuse लिख देते हैं, thereafter diffuse via plasmodesmata into the neighboring sieve tube element. अब मैं आपको नीचे थोड़ा सा रिविजिट करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये लर्निंग आउटकम भी याद आ जाए. ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इसमें आपको कंपेनियन सेल दिख रहा है, यहाँ पे जो ये वाला सेल, दिस इज द कंपेनियन सेल ए जो आपको दिख रहा है. जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है दैट इज द सीव ट्यूब एलिमेंट, दिस इज योर कंपेनियन सेल, दिस इज द सीव ट्यूब एलिमेंट. और ये जो मैंने बनाया ना सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया है एक सोर्स सेल. क्या बनाया है? सोर्स सेल. सो व्हाट हैपेंस इज कि जो ब्लू कलर के प्रोटॉन पंप्स हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं हाइड्रोजन आयंस को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द सेल वॉल ऑफ द कंपेनियन सेल एंड द सोर्स सेल. तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाता है, यहाँ कम होता है. These hydrogen ions will now have the tendency to move back into the companion cell down their concentration gradient. But जो रास्ता होता है ना वापस आने का, that is only via what? The co-transporter, which will only work कि जब हाइड्रोजन आयन के साथ साथ क्या चीज अंदर जा रही हो? सुक्रोज भी जा रही है. तो अब हाइड्रोजन आयन डाउन द concentration gradient आता है, सुक्रोज against the concentration gradient खिंचता हुआ जाता है. And these sucrose molecules will now move via plasmodesmata, they will now diffuse via plasmodesmata into what? Into the neighboring sieve tube element. तो जब आपके पास यहाँ sieve tube element में, लेट्स से मैं उसको इस तरह दिखाया था, ये आपके पास sieve tube element में बहुत सारे क्या आ गए? सुक्रोज मॉलिक्यूल आ गए. जब यहाँ सुक्रोज आ जाते हैं ना तो फिर वो वाला चीज स्टार्ट होता है. ये पानी जाइलम से होता हुआ यहाँ आएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड होगा, फिर वो नीचे, आपको याद है? तो ये चीज अब उसने आपसे नेक्स्ट वाले पार्ट में पूछा है. नेक्स्ट वाले पार्ट में उसने पूछा आपसे explain how sucrose that enters the phloem sieve tube element from cell A is transported to a sink. So all that you had to mention over here was how sucrose goes from the source to what, to all the way to the, say आपको यहाँ दोबारा नहीं लिखना था कि भाई एक्टिवली यहाँ से प्रोटॉन पंप यूज होगा, दोबारा क्यों लिखोगे? दो दफा थोड़ी एक ही चीज पूछ लेगा आपसे लाइक यार. तो आपको बस अब यहाँ से कहानी शुरू करनी थी. सुक्रोज यहाँ पे आ गया, अब क्या होगा? तो आप वहीं से कंटिन्यू करो अपना आंसर. आप लिखोगे at the source, presence of sucrose in the sieve tube element, lowers what? Lowers the water potential, enabling what? Enabling water to enter via
ऑस्मोसिस। यहाँ से पानी ऑस्मोसिस से मूव करता है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, लो वाटर पोटेंशियल होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हाई वाटर पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से यू क्रिएट अ रीजन ऑफ व्हाट, हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो आप लिखोगे दिस क्रिएट्स अ रीजन ऑफ, दिस क्रिएट्स अ रीजन ऑफ, a region of hydrostatic high hydrostatic pressure, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब आप एग्जाम रखो, यही चीज बताओ सिंक में क्या हो रहा होगा, उल्टा हो रहा होगा लाइक, और फिर आप क्रिएट क्या करोगे, सिंक में लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आ जाएगा और सोर्स में हाई होगा, तो आप क्या क्रिएट कर दोगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, जिससे मास फ्लो से चीज मूव कर जाएगी लाइक। तो अब आप रहोगे एट द सिंक, देयर हैज टू बी अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोग्रेशन इन योर आंसर। तो मेक श्योर जब आप ये लिखो कंटिन्यूअस फ्लोज में, तो एक दफा दोबारा पढ़ लो उसको लाइक, खासतौर पे ये 3 4 5 मार्क वाले पार्ट होते हैं लाइक। सो एट द सिंक, at the sink, sucrose moves outwards from what, from the sieve tube element, causing water to move out via osmosis. Via what? Osmosis. This creates a region of low hydrostatic pressure. This creates a region of low hydrostatic pressure. अब आप समराइज करोगे कि आपके पास जो सिंक और सोर्स है उसके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। तो आप बोलोगे द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, the hydrostatic pressure gradient between the source and the sink, therefore moves sucrose via mass flow. And please एग्जाम में भी आपने अपना आंसर लाइन खत्म होने से पहले एंड कर, कुछ भी हो जाए। मैं अभी जानबूझ के बुलेट पॉइंट्स में लिख रहा हूँ ताकि आप ये जो पेपर करो आपको आइडिया हो वहां किस तरह कंटिन्यूअस फ्लोज में आपने आंसर लिखना है। पहले इट हैज टू बी कोहेरेंट, ब्रेनस्टॉर्म फर्स्ट व्हाट यू वांट टू राइट, देन राइट इट डाउन इन अ लॉजिकल फैशन। समझ में आ गया? लगे इतना टाइम ही लगता है ब्रेनस्टॉर्म करने में, 20-25 सेकंड लगता है सिर्फ आंसर को ब्रेनस्टॉर्म करने में, एंड देन पेन डाउन करने में आपको 10 मिनट लग जाता होगा लाइक। तो 4 मार्क का यार, तो 5 मिनट होता है आपके पास इसके लिए, तो बहुत टाइम होता है, तो टाइम का कमी नहीं होता। मैं एक दफा डायग्राम पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने जब यहाँ से एक्टिवली लोड किया था सुक्रोज यहाँ पे लाइक, तो यहाँ पे लो वाटर पोटेंशियल रीजन क्रिएट हुआ, पानी नेबरिंग जाइलम से रश करता हुआ ऑस्मोसिस से आया, रीजन ऑफ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हो गया। सिंक में यही मूवमेंट उल्टी होती है लाइक, सिंक में सुक्रोज इधर से इधर नहीं आता, सुक्रोज इधर से इधर जाता है, तो पानी इधर से इधर चला जाता है आपके पास, तो यहाँ रीजन ऑफ लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है। तो सोर्स और सिंक में बीच में एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट आ जाता है, जिससे मास फ्लो से चीजें सैप में मूव करती हैं फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक। बस खत्म ना, डू यू अंडरस्टैंड दैट लाइक? और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, जितना दिमाग में क्लैरिटी होगी ना आपके आंसर में उतना क्लैरिटी नजर भी आएगा। फॉरगेट अबाउट मार्क्स स्कीम में क्या लिखता है वो, आप अपना बस कॉन्फिडेंस से लिख के आओ लाइक, आप बहुत अच्छा करके आओगे, आप टेंशन मत लो। ये वो क्वेश्चन था जिसमें 12 on 12 आपका आना चाहिए था। लूजिंग अ सिंगल मार्क ऑन दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ आपका जो पोटेंशियल। आपको समझ में आ रहा है? एक एक मार्क के लिए लड़ा करो, ये वो पार्ट्स होते हैं जहां आप ना लूज करो ना, आगे कोई मुश्किल आएगा वहां लूज करना आप लाइक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, blood transports many substances through the body including gases such as oxygen and carbon dioxide. Water is the main component of blood. Explain how the properties of water allow the blood circulatory system of mammals to function. तो आपने दो प्रॉपर्टी बहुत अच्छा रटा हुआ होता है, 3 मार्क का, तो मैं एक एडिशनल प्रॉपर्टी इसमें वो भी आपको पता है, बस वो यूजुअली ये आंसर क्वेश्चन पहले भी आया है, वो 2 मार्क का था, तो आप लिखते ही 2 प्रॉपर्टी थी। किसी को याद है वो 2 प्रॉपर्टी क्या थी लाइक? हाँ, सॉल्वेंट एक्शन में जो आप वाटर इज अ पोलर एंड डिसॉल्व ब्ला ब्ला, और दूसरा हाई स्पेसिफिक। 3 मार्क का था, तो मैं एक ऐड करूंगा। मिसाल लिखो लाइक, सो आपके लिखोगे वाटर is what is a polar molecule, and serves as an excellent solvent,
सॉल्वेंट, और मैं लिख देता हूँ सॉल्वेंट एक्शन कहते हैं इसको, टू डिसॉल्व पोलर मॉलिक्यूल्स, टू डिसॉल्व polar molecules and ions, for example दे दिया करो हमेशा, such as glucose and सोडियम, कोई भी दे दो, पूरी लिस्ट लिखने की जरूरत है, कोई भी एक कोई पोलर चीज का आयन का एग्जांपल दे दो, लाइक, ठीक है। वाटर आल्सो हैज अ हाई, यहाँ पे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मेंशन करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो वाटर डिसॉल्व करता है वो इसलिए करता है बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैंने यहाँ लिखा, आपने हाइड्रोजन बॉन्ड का रेफरेंस दिया होता बिल्कुल आपको। Water also has a high specific heat capacity. It has a high specific heat capacity, which ensures that the blood temperature and body temperature stays within a narrow range, stays within a narrow range। और तीसरी चीज जो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो वो ये that the cohesive properties of water and its low viscosity ensures smoother and easier and quicker flow of blood। इसमें मैं एक ही वर्ड डालूंगा, along the blood vessel। आपके पास जो, आपको पता नहीं आपको ये याद है या नहीं, जिस तरह जाइलम फ्लो में मास फ्लो होता है ना बिकॉज ऑफ कोहेजन, अरे भाई ब्लड वेसल में तो मास फ्लो होता है लाइक ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू सेम कोहेजन, लाइक। तो आप ये भी लिख सकते हो कि कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कोहेसिव, क्योंकि ऊपर वाले दो ना आपने पहले भी मेरे साथ सिमिलर टाइप के सवाल किए लाइक कि पानी का जो है वो सर्कुलर सिस्टम में फायदा क्या है, आप ये दो लिख देते आते ही 2 मार्क का था, भाई 3 मार्क का है तो मैं ये चीज ऐड कर रहा हूँ, आप में से ऐड कर लो इसको। सो कोहेसिव प्रॉपर्टीज of water along with its low viscosity enables easier flow of blood along the blood within the blood vessel। विस्कोसिटी वाला पॉइंट जो है आप ओमिट भी कर दो तो कोई मसला नहीं, बिकॉज ये आप जो है ना केमिस्ट्री में पढ़ते हो वाटर की विस्कोसिटी जो होती है, बट यहाँ इतना पढ़ते नहीं हो लाइक, तो आप कोहेसिव वाला लिखो बस, इवन दैट इज फाइन। सो इनेबल्स easier flow of blood within the blood vessel। इसमें आप मास फ्लो का वर्ड यूज करना चाहो बिल्कुल यूज कर सकते हो, बिकॉज ब्लड जब फ्लो करता है तो वो भी ऐसा मास फ्लो करता है वेसल के अंदर, लैमिनार फ्लो होता है लाइक, तो उसमें भी मास फ्लो इन्वॉल्व होता है। पार्ट बी, स्टेट 2 डिफरेंट वेज इन व्हिच कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। तो दो जो कॉमन, ज्यादा कॉमन वाले बोले तो 3 टोटल वेज आपने पढ़े, उसमें से कोई भी 2 आप डाल दो, लाइक ब्लड बोला है ना, तो ब्लड के अंदर ब्लड सेल भी आता है, ब्लड प्लाज्मा भी आता है, तो तीनों मेथड में से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। तो आपके क्लिक हो गए नंबर 1 that CO2 is transported as what? As bicarbonate ions produced by dissociation of H2 CO3 of H2 जरूरी नहीं तो उसने बोला है, तो मेरे ख्याल में तो सिर्फ वो HCO3 और दूसरा वाला जो मैं लिख रहा हूँ बस वो लिखने का, हाँ स्टेट लिखा हुआ उसमें HCO3। वहां जब आप आंसर लिख लोगे मार्क्स में सामने नहीं होगा ना, अपना स्टेटमेंट लिखो पूरा लाइक, और फिर आप लिखोगे H2CO3 is produced by reacting H2O and CO। और दूसरा आप क्या लिखोगे, एज कार्बamino हीमोग्लोबिन, और इसमें एक तीसरा वाला भी आप सकते थे डिसॉल्व वाला जो होता है लाइक, वो भी होता है लाइक कार्बamino हीमोग्लोबिन which forms when CO2 molecules attach to the amine end of globin chains of globin chains। और मैंने नीचे ऐसी डायग्राम बनाया ताकि मैं आपको रिकॉल करा दूं। हर पॉलीपेप्टाइड चेन का याद रखो, एक कार्बोक्सिल एंड होता है और एक क्या होता है अमाइन। याद है आपको कि वो एंड करता है CO2H में और NH2 के अंदर लाइक। तो आपके पास यहाँ पे NH2 में जो आपको नजर आ रहा है ना 4, यहाँ के नाइट्रोजन में जाके जो है वो CO2 क्या करते हैं, बॉन्ड करते हैं। और चूंकि आप लोग सब केम लेते हो, ये एक्चुअली डेटिव बॉन्डिंग होती है,
जो CO2 की हो रही होती है विद व्हाट, विद दी अमाइन ग्रुप्स। और ये जब बॉन्डिंग होती है तो वो जो आपके पास रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनता है ना, जैसे HbO8 बनता था, यहाँ HbCO2 और ब्रैकेट में 4 आप डालो तो यहाँ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है। और रिएक्शन भी आपने मेरे साथ ये किया हुआ है, हीमोग्लोबिन प्लस 4CO2 रिवर्सिबली कंबाइन करते हैं और आप क्या बनाते हो, HbCO2 4। ये सब लिखना नहीं था आपको यहाँ, आप जब पास आउट करो साथ साथ रिवाइज भी करते जाओ ना, ताकि आपको याद भी होता जाए। तीसरा पॉसिबल जो यहाँ लिख सकते थे, क्योंकि उसने पूछा 2 है तो मैंने 2 लिखा, वो था कि some CO2 also travels as what, as dissolved CO2 in the blood plasma। CO2 बहुत हाईली सॉल्युबल नहीं होता गैस, पर इतना होता है कि थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन ऑफ CO2 पानी के अंदर डिसॉल्व होकर ट्रैवल करे, वो भी आप लिख सकते थे। नेक्स्ट पार्ट, मायोग्लोबिन is a protein that binds to oxygen. Myoglobin is found in muscle tissues. Figure 2.1 is a ribbon diagram showing the structure of myoglobin। तो आपको myoglobin शो किया हुआ है। अब नोट करो, ये बहुत फिट चीज उसने की थी, ऐसी डायग्राम यूजुअली देता नहीं एग्जामिनर। मैं अगर पूछूं यहाँ कितनी, तो उसने कहीं ये नहीं बताया मायोग्लोबिन प्रोटीन में कितनी पॉलीपेप्टाइड, कैन यू पिक फ्रॉम दिस डायग्राम ये कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है? वो तो आपने रटा हुआ है, वो एक अलग बात है, बट देयर इज ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन। उसका रीजन ये, बिकॉज यू सी वन अमाइन एंड एंड वन वर्ड कार्बोक्स, दैट इज एन इंडिकेशन दैट दिस इज व्हाट, वन पॉलीपेप्टाइड चेन। सो मायोग्लोबिन आपने वैसे भी पढ़ा होता है कोर्स में मेरे साथ, ये मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन व्हिच इज अ टर्शियरी प्रोटीन बिकॉज इट ओनली हैज व्हाट, वन पॉलीपेप्टाइड चेन। और उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो लगा होता है वो भी आपको है, और ये भी जो है वो हीमोग्लोबिन की तरह हीम ग्रुप ही होता है। आपको हीम ग्रुप ना भी पता हो, मायोग्लोबिन प्रोस्थेटिक ग्रुप लिखो वो भी सही है, लाइक इवन दैट इज फाइन। होता है यहाँ भी हीम ही है, व्हाई, बिकॉज इसका काम भी क्या होता है, ऑक्सीजन को अटैच करना। फिर आपको एक और चीज पता है कि मायोग्लोबिन की जो अफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन, दैट इज वे मोर देन व्हाट, हीमोग्लोबिन। वो आपसे वो आगे पूछेगा, अभी मैं पहले आपसे पहला वाला जो उसने पार्ट पूछा है वो मैं आपको बताता हूँ, उसका आंसर क्या लिखोगे, फिर दूसरे पार्ट पे आते हैं। Describe similarities and differences between the structure of the myoglobin molecule shown in figure 2.1 and the structure of the hemoglobin molecule। तो पहले हम लिखते हैं सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज में आप क्या लिखोगे, सिमिलैरिटीज ऑफ द टू में आप क्या लिखोगे, लाइक नंबर 1, हाँ भाई सिमिलैरिटीज तो नंबर 1, सो बोथ हैव व्हाट, सो दोनों के पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है, आप ये लिखो बोथ ऑफ देम बोथ हैव अ प्रोस्थेटिक, नंबर फर्क है पर है तो ना, हम दोनों में एक चीज तो है, तो आप लिखो प्रोस्थेटिक या स्लैश हीम ग्रुप लिखना चाहो वो भी सही है, बोथ हैव अ प्रोस्थेटिक और हीम ग्रुप। नंबर 2, बोथ हैव अल्फा, आपको हीमोग्लोबिन का 3D डायग्राम्स याद होंगे, उसमें भी अल्फा हेलिसेस होते थे, लाइक सो बोथ हैव अल्फा हेलिसेस in their secondary structure, both have alpha helices in their number छोड़ो आप, in their what, in their secondary structure। एक और बता दो, ऑल्दो 2 लिखने थे, मैं चाह रहा हूँ एक और लिखो लाइक। सो ग्लोबुलर जो है ना वो उसका नेचर है लाइक, आप लिख सकते हो, आई थिंक मार्क्स की में शायद पॉइंट दिया, पर उससे आसान वाला बताओ, ग्लोबुलर सी लिंक्ड है लाइक। सो बोथ हैव, देखो उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड था, यहाँ एक है, हर पॉलीपेप्टाइड का टर्शी स्ट्रक्चर से होता है, वो कलेक्टिवली 4 पॉलीपेप्टाइड मिलके क्वाटनरी बना देते हैं, यहाँ पे है ही नहीं भाई एक से ज्यादा, तो आप लिख सकते हो लाइक ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैव, ऑल पॉलीपेप्टाइड्स, ऑल पॉलीपेप्टाइड, हाँ भी बताता हूँ, ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैव अ टर्शरी स्ट्रक्चर। देखो अब मैं आपको बताऊंगा, आप वो टर्शरी वर्सेस क्वाटरनरी डिफरेंस में डालोगे, बट यहाँ जो आपने लिखा है ना उसको समझो। आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका भी टर्शरी है, और हीमोग्लोबिन में जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है ना उनको मैं अलग अलग कर लूं, हर पॉलीपेप्टाइड चेन का अपना टर्शरी होगा, राइट, और वो चारों मिलके क्या बनाएंगे, क्वाटरनरी बनाएंगे। अब आप आ जाओ डिफरेंसेस के, ये आपने सिमेट्रीज लिखा है, नाउ लेट्स राइट डाउन व्हाट द डिफरेंसेस। डिफरेंस, अब आप बोलो सर सिमिलैरिटीज में लिख दें लाइक अमीनो एसिड से बने हैं और जो छोटे मोटे होते हैं लाइक, अब देखो मार्क्स की माइंड, तो मैं अगर स्टूडेंट होता और मैं बैठ रहा होता एग्जाम में, तो मैं रादर ये वाले लिख के आता। तो मार्क्स की अक्सर फ्लेक्सिबल होती है, अक्सर नहीं भी होती है, राइट, तो अपने ध्यान में रखो, अगर आपने कुछ लिखा है लाइक एंड दैट इज मेकिंग सेंस टू यू तो डोंट वरी, लाइक आप लिख के आ जाओ। बट जैसी बात है, मैं ये नहीं बोल सकता मैरी जोन जो वहाँ मार्क्स की बना रहा है लाइक एग्जैक्टली वही मार्क्स की यहाँ भी बनेगी, बट दीज आर पॉइंट्स जिनमें आप बहुत श्योर हो गए आपको मार्क मिलेगा, बिकॉज ये ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर पॉइंट्स आते हैं। अब आ जाओ डिफरेंसेस पे जो आपने लिखना है लाइक, डिफरेंसेस में अब आप क्या क्या लिख सकते हो, लाइक यहाँ मैं कॉलम बना देता हूँ, वहां आप स्टेटमेंट वाइज भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट 1 2 3 करके, लाइक आसानी के लिए मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ लाइक। सो मायोग्लोबिन वर्सेस व्हाट, वर्सेस हीमोग्लोबिन। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस में बड़े बड़े डिफरेंसेस क्या हैं वो आप यहाँ पे देखो। डिफरेंस नंबर 1, it has one polypeptide chain, and this one has what,
4 polypeptide chains. This one has 4 polypeptide. Number 2, आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 हीम ग्रुप है, 1 हीम ग्रुप या 1 प्रोस्थेटिक ग्रुप लिख दो, लाइक आपने जो ऊपर अगर जो भी टर्म ऊपर यूज किया वो यूज कर, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, 4 प्रोस्थेटिक और हीम, अभी बता रहा 4 हीम ग्रुप्स। तीसरा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल प्रोटीन का वो क्या होता है, टर्शरी होता है, तो आप बोलोगे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। एंड यहाँ पे क्या होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर, क्वाaternary स्ट्रक्चर, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ओवरऑल स्ट्रक्चर इज व्हाट, क्वाaternary। तो ये 3 मैंने सिमिलैरिटी और 3 डिफरेंसेस इसलिए लिखा बिकॉज 4 मार्क के लिए मैं चाहूंगा आप एक एक एक्स्ट्रा जरूर लिख के आओ, ताकि एटलीस्ट 4 और मोर एक्स्ट्रा लिखने का मार्क नहीं काटता, लाइक अपने जहन में रखो। बस ये है कि कोई इररिलेवेंट चीज एक्स्ट्रा ना लिखो, आपने जो भी लिखा है रेलेवेंट चीजें लिखा है, ऐसा नहीं है कोई इसमें आपने कोई इररिलेवेंट चीज डाली। कैन चेंज द स्लाइड नाउ, चलिए चलो भाई नेक्स्ट पार्ट। Contracting muscles have a high requirement for oxygen, which is supplied to muscle cells by the hemoglobin and RBCs. Myoglobin has a higher affinity for oxygen than what? Than hemoglobin. Suggest why it is important for muscle function that myoglobin has a higher affinity for oxygen than hemoglobin. तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ये बिल्कुल इस तरह याद है, मैंने आपको एक दफा जब हमने हीमोग्लोबिन F किया था जो फीटल ब्लड में होता है, लाइक, और हीमोग्लोबिन ए किया था जो मैटरनल ब्लड में होता है, तो मैं आपको बोला हीमोग्लोबिन एफ का अफिनिटी ज्यादा होता है, इट सर्व्स एज अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट टू अट्रैक्ट द ऑक्सीजन। बिल्कुल उस तरह मायोग्लोबिन मसल सेल के अंदर है और ये वो ब्लड कैपिलरी है जो मसल सेल के करीब से जा रही है, तो भाई अगर इसका अफिनिटी इससे ज्यादा नहीं होगा तो हाउ विल इट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमो, इट कांट ना, लाइक, तो इट हैज टू टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, दैट्स व्हाई इसकी अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, myoglobin is not an oxygen transport protein unlike hemoglobin, it is an oxygen storage protein, नहीं, तो आपको ये लिखने का ना, इट्स एन ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन, मार्क मिलेगा आपको, समझ में आया, लाइक। तो अब आप 2 मार्क के लिए क्या लिखोगे, दैट हायर अफिनिटी ऑफ myoglobin enables it to take up oxygen from hemoglobin. Myoglobin's higher affinity also enables it to serve as an oxygen storage protein, conserving cell reserves of oxygen, ठीक है। आप चाहोगे ना सेल के अंदर ऑक्सीजन हो ताकि जब बहुत कम हो जाए इंटेंस एक्सरसाइज में फिर जो है ऑक्सीजन क्या करेगा, रिलीज कर देगा। इफ यू वांट टू ऐड टू द आंसर आप बिल्कुल लिख सकते हो, मायोग्लोबिन में रिलीजेस ऑक्सीजन ओनली व्हेन द इंट्रासेलुलर ऑक्सीजन अमाउंट इज व्हाट, वेरी लो, जैसे इंटेंस एक्सरसाइज में होता है, आप बिल्कुल वो भी ऐड कर सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, raffinose is a sugar found in many plant species. Figure 3.1 shows the structure of one molecule of raffinose. तो raffinose में 3 ही शुगर है, छोटा सा शुगर है, लाइक आप बोलो ट्राइसैकेराइड है एक किस्म का, लाइक, हाँ, जैसे मोनो होता है, डाई होता है, ये क्या है, ट्राइसैकेराइड है जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड है। जो टर्म होता है ना ओलिगोसैकेराइड का, जब 3 मोनोमर से लेके 10-11 मोनोमर तक होता है तो उसके लिए टर्म होता है ये, लाइक। तो आपके पास 3 ये मोनोमर जुड़े हुए, आपको पता नहीं कौन से, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इनको देख के ना एटलीस्ट जो सबसे राइट पे वो तो पिक करो। ये सारे के सारे हेक्सोजेस हैं बाय द वे, सब में कार्बन काउंट करो, आपको नजर आएगा कार्बन काउंट जो है वो 6 है, लाइक। कैन यू जस्ट पिक दिस वन फर्स्ट, फ्रक्टोज, दिस इज डेफिनेटली व्हाट, फ्रक्टोज। अब बाकी दो जो है ना दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, बट एक छोटा सा फर्क है इनमें जिससे आपका नेक्स्ट आंसर इंपैक्ट होगा। मैं देखता हूं आपने पिक किया नहीं, रुको। रैफिनोज इज फॉर्म्ड by the reaction of 3 different monosaccharides, one of which is glucose. इनमें से एक सिर्फ ग्लूकोज है, ये दोनों ग्लूकोज नहीं, इनमें से एक ग्लूकोज, एक तो आपने मार्क कर लिया, इन दोनों में से बस एक ग्लूकोज है। On figure 3.1,
Draw around the part of the molecule that forms glucose when the glycosidic bonds in raffinose are hydrolyzed. वो बोले अगर इसको तोड़ दिया जाए तो बताओ भाई ग्लूकोज कौन सा वाला स्पीशी होता है यहाँ पे, लाइक. So the most common wrong answer here would be this species. Why would this be the most common wrong answer? Because यहाँ नोट करो, मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको याद भी रहे, क्योंकि आपको याद नहीं होगा. ये जब हमने किया था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में उस वक्त भी मैंने आपको बताया था. ये आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 आ गया. यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 आ गया. ग्लूकोज की दो ही फॉर्म पढ़ी ना आपने, कौन कौन सी? अल्फा एंड बीटा. अल्फा हो या बीटा हो, कार्बन 4 का OH हमेशा नीचे होता है. लाइक यहाँ कार्बन 4 का OH कहाँ है? ऊपर है. इट कैन नॉट बी ग्लूकोज. ये सटल डिफरेंस था बिटवीन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, दिस इज गैलेक्टोज. ये गैलेक्टोज है. मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर है कि आप ये पिक करके आ जाओ. अभी मार्क्स की मैगजीन आप चेक करना, एग्जाम में भी चेक करना. लाइक आप मुझसे गारंटी ले लो, मोर देन 50% ऑफ द ऑडियंस वुड हैव रैंडमली मार्क. यार दोनों लग रहे हैं, कोई भी लिख दो, एक अल्फा एक बीटा. नहीं भाई, उससे लिखा है एक ही ग्लूकोज है तीनों में से. दोनों तो हो ही नहीं सकता ग्लूकोज भाई. तो इनमें से एक ग्लूकोज है और वो आप बिल्कुल श्योरिटी से लिख के आओगे. This cannot be glucose because in both forms of glucose, carbon 4 का OH is what? Below, not above. Like समझ में आए? तो ये एक्चुअली गैस तो पूछा नहीं था, मैंने ऐसे ही लिखा है ताकि आपको मैं बता दूं. ये गैलेक्टोज है. अब उसने बोला था मार्क करो ना कौन सा वाला है. तो ये जो 6 कार्बन वाला पूरा है, ये आप मार्क करके आओगे. दिस विल बिकम ग्लूकोज. हाँ, अब आप बोलो सर ये वाला O और ये वाला O क्यों मिस कर दिया? अरे वो मिस इसलिए कर दिया क्योंकि आपको नहीं पता कि जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है तो OH किसने दिया है और H किसने दिया है. वो डालना जरूरी नहीं है. डालना जरूरी के ये जो 6 कार्बन है ना, ये देखना चाहिए. कुछ कोई गलत नहीं करेगा. अगर आपने लेट्स से एग्जाम में आप बोलो सर मैं तो ये दोनों ऑप्शन भी ऐड करके आया हूँ, उसका प्रॉब्लम क्या है? ये मार्क करके आ गया, दैट इज अ प्रॉब्लम. इफ यू हैव इंक्लूडेड दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन, परफेक्टली फाइन, कोई मसला नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हो. दिस वाज व्हाट दे वुड हैव एक्सपेक्टेड कि बच्चा पिक करके आए कि ये आपके पास क्या होगा? ग्लूकोज होगा. अब उसने उसी के नेक्स्ट पार्ट में पूछा स्टेट द टाइप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ये मैं चाहूंगा आप पिक करो. दैट इज फॉर्म्ड व्हेन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स ऑफ रैफिनोज आर हाइड्रोलाइज्ड. कौन सा है? गुड. क्योंकि कार्बन 1 का OH कहां है? नीचे की तरफ आपको नजर आ रहा है. सो दिस विल बिकम व्हाट? अल्फा ग्लूकोज. पार्ट 3. और प्लीज एक यहाँ पे एक और चीज, अभी एग्जाम में वहां कंफ्यूज हो गए, ये है ये. अब बैठ के लेफ्ट राइट मत देखना शुरू कर देना. मूव ऑन ना यार, उससे आपको बाकी आंसर थोड़ी इंपैक्ट हो रहा है. लाइक यार इंपैक्ट क्यों नहीं हो रहा मैं आपको बताता हूँ. आपने गलती से ये मार्क कर दिया होता. लेट्स अब एग्जामिनर को पता, आपको नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता ग्लूकोज. बट अगर आप ये भी मार्क करते ना तो आंसर यहाँ भी आप क्या लिखते? अल्फा लिखते. बट अगर आप थोड़े से स्मार्ट होते ना, 2 दफा एग्जामिनर ने आपको इस डायग्राम को घुमाया नहीं, पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में, कहीं तो नजर पड़ती यार ये 4 का OH सही नहीं. आपको खुद पिक करना है, वो नहीं बताएगा. ये आपको ना एक्सपेक्ट करता है. जब भी मैं आपको बोलता हूँ आप पूछते सर कोर्स में है ये गैलेक्टोज पढ़ के जाना है, मैं कोर्स में ये वाला, तो ये फर्स्ट टाइम आया है. अब देखना सब कोर्स में अपडेट हो जाएगा. लाइक कि भाई अब पढ़ के जाना था यार. अब फ्रक्टोज का भी ऐसा ही हुआ, कोई नहीं पढ़ के जाता था, एक साल फ्रक्टोज स्ट्रक्चर आ गया. बनाने को नहीं आएगा. ये मैं आपको बनाने को सिर्फ 2 आएंगे, अल्फा ग्लूकोज बीटा. बनाने को नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ. रिकग्नाइज करने को सारे मोनोसैकेराइड आ सकते हैं जो आपने पढ़े. प्लीज पढ़ के जाए. ये छोटा सा सटल सी चीज थी, अगर आपने पिक नहीं किया ये, देयर इज नो वे दैट यू आर पिकिंग दिस इज गैलेक्टोज एंड नॉट ग्लूकोज. छोटी सी चीज, ठीक है. पार्ट 3. Raffinose produces the same results as sucrose when it is tested with Benedict solution. Complete table 3.1 to show some features of the sugars glucose, maltose and raffinose. Maltose is a disaccharide. अब आपको ये तीनों का पता है. रैफिनोज तो उसने बता दिया, ग्लूकोज माल्टोज आपको ऑलरेडी पता है. वो पूछ रहा है नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कितने होंगे एक मॉलिक्यूल में और फिर रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं, आपने बताना है. ग्लूकोज में देयर आर 0 ग्लाइकोसिडिक. अबे मोनोमर है ना, कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा? 0 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एंड रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं? बिल्कुल है. दिस इज व्हाट ऑल मोनोसैकेराइड्स आर व्हाट रिड्यूसिंग. ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर. फिर दिया हुआ है माल्टोज. माल्टोज में 2 ग्लूकोज जुड़ते हैं तो एक क्या होएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा. और आपको ये भी याद होना चाहिए all common disaccharides are also what reducing except for sucrose. Like तो वो आपको जो है वो पता था. तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास? रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा. और तीसरा वाला उसने खुद बोल दिया, रैफिनोज जो होता है ऊपर लिखा है ना, रैफिनोज प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट एज सुक्रोज. आप तो रैफिनोज नहीं पढ़ के जाते, अब सुक्रोज आपको हिंट दे दिया. रैफिनोज इज अ ट्राइसैकेराइड. अबे भाई अन्य मन्ने तो नहीं हो ना. आप ऊपर जो है वो डायग्राम बना हुआ है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने के लिए. ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नजर आ रहा है, देख रहे हो, और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नजर आ रहा है.
तो ये कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं आपके पास? 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं। तो यू कैन सी व्हाट 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इन दिस केस, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? सुक्रोज की तरह नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिकॉज सुक्रोज इज द मोस्ट कॉमन वर्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। व्हाट इज इट? द मोस्ट कॉमन। तो याद रखो डाइसैकेराइड है सुक्रोज। ये जो ग्राफेनोज है वो डाई नहीं है, वो ट्राई है। तो चूंकि आप पढ़ते नहीं हो, इससे उसने आपको बहुत फेयर सवाल बना के दिया कि रैफिनोज की ये जो प्रॉपर्टी होती है वो सुक्रोज से क्या होती है? मिलती जुलती होती है। नेक्स्ट वन, some bacteria in the human digestive system synthesize an enzyme known as alpha gal, which breaks down raffinose. The rate of breakdown of raffinose by alpha gal at different concentrations of raffinose is shown in figure 3.2. तो आपको ये दिया हुआ है, मैंने Vmax मार्क कर दिया और मैंने Vmax अपॉन 2 भी मार्क कर दिया, बिकॉज आगे वाले पार्ट में वो आपसे जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं डिटरमिन द Michaelis Menten constant for alpha gal using the data in figure 3.2. So all that you have to do was Vmax लो, Vmax upon 2 करो, वो 3 आ जाएगा। 3 पे एक्स्ट्रापोलेट करो तो ये वाला जो आपके पास वैल्यू आ रहा है, दिस इज 0.02, और यूनिट साथ लिखना 0.02 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। उसने दिया हुआ एक्स एक्सिस में यूनिट था, तो अब ये वाला यूनिट यहाँ पर कॉपी करके पार्ट 1, और ये 2 मार्क का था आपके पास भाई। तो खैर एक्स्ट्रापोलेशन ये होगा, मेरा ख्याल में यूनिट ना लिखो तो वो आपका मार्क मोस्ट लाइकली काटेगा भाई। तो प्लीज यूनिट दे के आना, सिर्फ वैल्यू मत लिखना। वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स formed from the breakdown of raffinose by bacteria is shown in figure 3.3. तो ये आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इस मॉलिक्यूल में एक फंक्शनल ग्रुप है which is what? Which is the fatty acid। इधर देखो, which is the carboxylic acid। सॉरी मैंने बोल दिया फैटी एसिड। आप जो बायो में पढ़ते हो एसिड यही होता है फैटी एसिड। एक होता है अमीनो एसिड, लेकिन उसके लिए चाहिए होता है नाइट्रोजन, वो यहाँ है नहीं तो इट कांट बी एन अमीनो एसिड। ठीक है, यही तो 2 पढ़ते हो आप मॉलिक्यूल में एसिड वाले, आप में आते रहे। स्टेट द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल शोन इन फिगर 3.3। बाय द वे, ये अगर आप यहाँ पिक नहीं भी करते ना, आगे वाला पार्ट उसने ऐसा दिया कि आप फिर पिक कर लेते, आप टेंशन मत लो। सो दिस ओवर हियर इज व्हाट? दिस ओवर हियर इज अ फैटी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वन लाइक, हाँ नो डोंट राइट गुड नो ऐसे लाइक। सो नेक्स्ट वन, बिकॉज़ इसीलिए उसने लिखा, देखो उसने ये नहीं बोला नेम द मॉलिक्यूल, उसने बोला टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। द क्वेश्चन इज अ फेयर इनफ लाइक क्वेश्चन। हाँ बस वहां पे कभी कभी केमिस्ट्री का बटन जाग जाता है, क्यों टू नो क्या लिखे यार। द मॉलिक्यूल शोन इन फिगर 3.3 जो पीछे था, can be used to make a triglyceride. Describe how this molecule can become part of a triglyceride. तो this molecule में I would rather interpret this as कि इसको जोड़ना है बस भाई, पता है उसको, उसने बोला है इसको यूज किया जाता है, बट ये कैसे जुड़ता है, इसके आंसर, इसके मार्क्स दिए होंगे उसने। तो बहुत सिंपल है, आपने क्या बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होएगा, OH कार्बोक्सिल से निकलेगा, H हाइड्रोक्सिल से निकलेगा। OH जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप से जा रहा है ऑफ द फैटी एसिड, और H जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जा रहा है ऑफ द ग्लिसरॉल। और आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और आप क्या बना दोगे? एस्टर लिंकेज बना दोगे टू कनेक्ट व्हाट? कनेक्ट दिस मॉलिक्यूल विद द ग्रोइंग ट्राइग्लिसराइड। तो आप यहाँ पे आप लिखोगे क्या आंसर के अंदर? आप ये लिखोगे दैट द COOH group, the COOH group of fatty acid reacts with the OH group of glycerol. A condensation reaction occurs. To remove a molecule of water and form an ester bond। ठीक है, तो मैं अब आपको रिपीट करता हूँ, और आपने इसमें स्पेसिफाई करना है ना कि वाटर का OH कहां से आ रहा है, H कहां से आ रहा है, आप वो भी लिख सकते हो। लाइन बचा हुआ है, आप लिखना चाहो like the COOH group loses what? Loses its OH, and the OH group loses what? Loses its H to remove water. इसका वो आपको यूजुअली अलग मार्क नहीं देते, ऊपर जो है ना जो आपने लिखा है उसी के अंदर आपके मार्किंग पॉइंट्स। सो इट्स अ टिपिकल कंडेंसेशन रिएक्शन जो आप कर रहे हो बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें OH कार्बोक्सिल, H हाइड्रोक्सिल से जाता है,
You remove water and form an ester bar. अब ये की टर्म्स होंगे ना जो वो देख रहा होगा आंसर के अंदर, वो की टर्म्स क्या होंगी कि आपने कौन से दो ग्रुप्स इंटरैक्ट कराए, कंडेंसेशन रिएक्शन कराया है, एलिमिनेट वाटर कराया है और एस्टर बॉन्ड कराया है। ये वो जो आपके पास है ना की टर्म, ये आपके आंसर में ढूंढने का लगेगा। आपको जब अपनी स्ट्रिप मिलेंगी ना मार्क हो गया, आप नोट करना वो मार्किंग कैसे करते हैं। वो मार्किंग पॉइंट के अराउंड ना डब्बा बना देते हैं रेक्टेंगल, और छोटा सा टिक लगा होगा ग्रीन कलर का, और जहां गलत होगा वहां एक रेड कलर का डब्बा होगा और छोटा सा क्रॉस होगा। इस तरह मार्किंग होती है आपके पेपर की। You'll get the steps ना। अब तो स्टेप भी आती है लाइक यार, तो मसला ये उसको पता होने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। Next one, respiratory syncytial virus RSV can infect the human gas exchange system and cause disease. Explain why the disease caused by RSV is an example of infectious disease. तो आप क्या लिखोगे? Caused by a pathogen. So caused by a pathogen and is transmissible. And is what? Transmissible. Yeah, can be transmitted from one person to another. आप बिल्कुल लिख सकते हो। Part B. Figure 4.1 shows the structure of RSV. अब RSV का स्ट्रक्चर ना बिल्कुल ऐसा लगता है बाहर से HIV जैसा दिखता है। कि आपको एक एनवेलप नजर आ रही है, जो आप लाइट ग्रे लेयर देख रहे हो, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, जो कि वायरल क्या बन जाता है, एनवेलप बन जाता है। कुछ वायरसेस में होता है, हर वायरस में नहीं होता। बट द बेस्ट पार्ट हियर वाज कि उसने एनवेलप के अंदर जो ये चीज दिखाया था ना, उसको लेबल किया प्रोटीन सब यूनिट्स। बट आपने जो है वो नॉर्मली जो पढ़ा हुआ है ना, वो इस तरह पढ़ा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड के बाहर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या बोलते हो, कैप्सिड। अब वो आपने एक सर्टेन शेप का पढ़ा हुआ है, याद है। बट यहाँ पे नोट करो, उसने ये प्रोटीन सब यूनिट्स के अंदर एक चीज लेबल कर दी है, स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। क्या लेबल कर दी है? स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। ये जो आरएनए को इंक्लोज करे ना प्रोटीन सब यूनिट्स, ये कैप्सोमेर्स हैं जो कि कलेक्टिवली क्या बना रहे हैं, कैप्सिड बना रहे हैं। उसने ये यूनिक तरीके से दिया था, जो वहां आपको क्या करना था, खुद पिक करना था। कुछ बच्चों ने अगर इसको समझा होगा कैप्सिड, तो कैप्सिड थोड़ी ऐसा होता है यार, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है जो कि कुछ वायरसेस के पास होती है, जिनको आप एनवेलोप वायरसेस बोलते हो। और ये जो लॉलीपॉप टाइप स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो ना, ये सब ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, जिस तरह आपने उसमें पढ़ा हुआ HIV के पास होती है। राइट, अब उसने बोले स्टेट द नेम ऑफ द आउटर लेयर लेबल्ड Q इन फिगर 4.1। तो दिस विल बी अ फॉस्फोलिपिड, और लेयर जो आपके पास है, दिस विल बी अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जिसको आप वायरल एनवेलप भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वायरल एनवेलप। आई थिंक वो वायरल एनवेलप, चूंकि टर्म आपको इतना नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप लिखो इतनी सोफिस्टिकेटेड। मोस्ट ऑफ द क्या नाम है किड्स वुड हैव रिटन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन द एग्जाम, एंड दैट। और ये आती कहां से? बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे वाइस क्या करते हैं, होस्ट सेल के अंदर जब जाते हैं ना, तो ये ना बाहर आते हुए ना, लाइक वो नहीं होता कंबल ओढ़ के आप बाहर आते हो, तो ये बाहर आते हुए ना उस होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को साथ लिपटते हुए बाहर आ जाते हैं। तो ये इनका अपने पार्ट बन जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाती है। द स्ट्रक्चर इन, नो नॉट जस्ट द टर्म, द स्ट्रक्चर इन फिगर 4.1 कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट। उसका नेम बताओ भाई, व्हाट्स द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ? कैप्सूल। तो आप क्या लिखोगे? दैट विल बी कैप्सूल। लाइक तो मुश्किल नहीं था, आप थोड़ा सा सोच के भी करते ना कैप्सूल क्या करता है, लाइक तो आप यही मार्क करके आते हैं, आप कुछ और नहीं मार्क करते। नेक्स्ट वन, RSV can infect tissues of the bronchus। तो आपको जो है वो दिया हुआ भाई डायग्राम। फिगर 4.2 is a photo micrograph of tissues in a bronchus, X और Y लेबल किया हुआ है। State the name of the tissue labeled X। ये गलत नहीं बताना है। X क्या है? स्मूथ मसल, बहता हुआ दरिया टाइप दिखता है ना, लाइक तो ये क्या है? ये आपका स्मूथ मसल टिश्यू है। ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज द स्मूथ मसल। State the function of the cell labeled Y। पहले तो बता सेल क्या है? ये सिलिएटेड एपिथेलियल सेल है। तो ये आपके पास तो इसका फंक्शन पूछा था, नाम नहीं पूछा था। तो इट विल मूव द म्यूकस विद entrapped dust and bacteria upward। तो आप क्या लिखोगे? moves the mucus with entrapped dust and bacteria upwards towards the pharynx। That's भाई ये वो तो म्यूकस का रूल होगा ना, ये सीलिया बताना था ना आपको, तो आपको लिखना था इट मूव्स द म्यूकस अप। यू कैन जस्ट कांट राइट वो, आपने अगर सिर्फ ये लिखा है कि भाई म्यूकस ट्रैप करता है और ये नहीं बताया कि वो मूव होता, तो वो तो म्यूकस का रूल है ना, ट्रैप्स द सन बैक्टीरिया। तो मेन था इट वॉक्स द म्यूकस अपवर्ड, लिख दो, वो भी सही है। पार्ट डी, देयर आर टू मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम बिकमिंग इल if they come into contact with what? With RSV. These methods are injection with monoclonal antibody and vaccination. State the forms of immunity that people would be expected to develop as a result of each of these two methods. Use two words to describe each form of immunity. चलो भाई,
इंजेक्शन विद द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, आर्टिफिशियल पैसिव, गुड। तो आपका पहला वर्ड हो जाएगा आर्टिफिशियल और दूसरा क्या हो जाएगा पैसिव। आप बोलो सर मैंने पैसिव आर्टिफिशियल, अबे कोई बात नहीं, सही है, कोई मसला नहीं है। वैक्सीनेशन आर्टिफिशियल एक्टिव, गुड। तो ये क्या बन जाएगा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, outline how a monoclonal antibody to protect people against RSV is produced by the hybridoma method। तो भाई इसमें एक मार्क भी लूज कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो अपने ऊपर लाइक। तो आप स्टार्ट करोगे राइटिंग वर्ड इंजेक्ट, इंजेक्ट the RSV antigen into what, into कोई भी एक मेमेलियन का नाम लिख दो, रैबिट लिख दो, माउस लिख दो, कोई भी एक लिख दो, स्पेसिफिक लिख दो। वहां मार्क्स की नहीं लिख लो आप लाइक माउस और रैबिट और, अरे एक लिख दो आप कुछ का कुछ के स्क्रिप्ट इस तरह होते हैं लाइक माउस और रैबिट और एनी अदर मैमल। अरे भाई एक लिख के आ जाओ आप लाइक, वो समझ जाएगा, आपको पता नहीं, सही है। सो अलाउ सफिशिएंट टाइम, allow sufficient time for the immune response, for the immune response to develop, तो आपको होगा extract plasma cells from the spleen, and fuse them with myeloma cells, with what, with myeloma cells, जो कि क्या होते हैं कैंसरस बी सेल है, क्या बोलते हैं myeloma, fuse them with myeloma cells in the presence of what, in the presence of a fusogen। और अगर नाम याद हो तो नाम लिख दें, दोनों चीजें लिखना, फ्यूजन सच एज, ये लिखना, क्या लिखूं, फ्यूजन लिखूं या पैग लिख दूं, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, क्या याद है आपको, ले पहले देता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ वर्ड ऑफ पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, पॉलीएथिलीन एथिलीन या ग्लाइकोल लिखो भाई, आप पूरा पैग भी लिख सकते हैं लाइक टू फॉर्म वर्ड, टू फॉर्म hybridomas, to form what, to form hybridomas। फिर आप क्या करोगे, select the hybridomas which produce, select the hybridomas, मतलब कि ये ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल्स होंगे, select the hybridomas producing what, producing the desired antibodies, these hybridomas are cultured in what, these hybridomas are thereafter, these hybridomas are cultured in large fermenters, और फिर आप एंड में क्या करते हो, यू एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफाई द एंटीबॉडीज हैं जो कि आप ह्यूमन में यूज कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफाई, एक्सट्रैक्ट, ये बहुत सारे मार्किंग पॉइंट्स है भाई, ये 4 का आंसर नहीं है लाइक, आप पूरा अपना लिख के आओ ना यार, बस पूरा अपना जो याद के लिख के आओ, एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफाई द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, पूरा वर्ड लिखना, मैंने ABS लिख दिया। पार्ट 3, state one advantage of using a vaccine instead of what, of a monoclonal antibody to protect against RSV infection। तो क्या लोग हैं, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मिलती है लाइक, टू अचीव व्हाट, वैक्सीनेशन achieves long term artificial active immunity due to production of memory cells, memory cells। यहाँ पे स्टेट बोले ना, तो ये भी लिखना जरूर, मैंने ऐसी लाइन बचा हुआ था लिख दिया, छोड़ेंगे। बॉडी, phagocytes can remove cells in the body that have been identified with viruses such as RSV। Outline the events that lead to the formation of a phagocytic vacuole after detection of the infected body cells by a phagocyte। तो आपने पूरा प्रोसेस नहीं लिखना था, सिर्फ वो वाला पॉइंट लिखना था जहां फेगोसाइट ने आइडेंटिफाई कर लिया और इंगल्फ करके एंडोसाइटोस, बस आपने इतना लिखना था। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यू विल स्टार्ट बाय राइटिंग phagocyte binds with the
binds with the, क्योंकि identify उसने बोला कर लिया ना, detect कर लिया, तो आप bind करो उसको, binds with the infected cell, binds with the infected cell and develops inward folding of the cell surface membrane to engulf via endocytosis. ठीक है, आपके पास कीवर्ड एंडोसाइटोसिस दिखना चाहिए उसको, समझ में आया? लाइक फेगोसाइटोसिस, आपको टर्म लिखना है एंडोसाइटोसिस जो टर्म है ना, क्योंकि आप जब इनगल्फ करते हो तो एक्चुअल जो चीज होता है, प्रोसेस जो होता है वो एंडो होता है, तो एंडो का या कोई फॉर्म लिख दो, जैसे आपने फेगो बोला, लाइक बट राइट द टर्म कि भाई इनगल्फमेंट जो है वो एंडोसाइटोसिस हो जाए। अब आप बताओ, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड, फॉर्मेशन ऑफ, जो उसके ऊपर फेगोसिटिक वैक्यूल लिखा हुआ है ना, उसको आप बोलोगे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल बन जाता है, दैट इज द फेगोसाइट। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्टेट द नेम ऑफ द ऑर्गेनेल इन अ फेगोसाइट दैट कंटेन्स एंजाइम्स टू डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल। कौन सा ऑर्गेनेल होता है भाई? लाइसो, आपके तो लाइसोसोम। कीमोटैक्सिस से उसने असल में डिटेक्शन लिख दिया है ना, इससे मैं कीमोटैक्सिस लिखा है भाई, वो बोलता ना भाई उसने डिटेक्ट नहीं किया है, बिकॉज डिटेक्शन कीमोटैक्सिस से हुआ है। वो अपने आंसर में लिख दो, बेशक मार्क पॉइंट ना हो, मैं सही अपने प्रोज में अगर लिख लो, कितना लाइन थोड़ी ले लेगा वो, लिख दो आंसर में। नेक्स्ट वन, डीएनए रेप्लिकेशन मस्ट अकर इन सेल्स बिफोर माइटोसिस कैन बिगिन। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज इन डीएनए रेप्लिकेशन। ये भी आप गलत नहीं कर सकते, 3 मार्क के लिए गलत नहीं कर सकते। तो आपके लिखोगे डीएनए पॉलीमरेज elongates the polynucleotide chain by adding activated nucleotides to the chain. It forms phosphodiester bonds. Bond between adjacent nucleotides to grow the polynucleotide chain in the 5' to 3' direction. और आप ये देख सकते हो, DNA polymerase also proofreads and checks for errors in what? In DNA replication. So DNA polymerase also proofreads to check for errors in DNA replication. अब इसमें आपने अगर लिखा होता कि भाई कि वो इंश्योर करता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग और A with T, G with C, बिल्कुल आप लिख सकते हो, even that will be what will be given right over here. हाँ, जो चीज नहीं लिख सकते, DNA polymerase doesn't do what DNA helicase does. आपके कोर्स के अंदर DNA हेलिकेज एंजाइम स्पेसिफिकली पढ़ाया नहीं जाता। हेलिकेज का काम होता है टू अनजिप द DNA बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पे जो लिखोगे वो स्पेसिफिकली जो पॉलीमरेज का रोल होता है ना, उसके बारे में कमेंट करोगे। समझ में आ गया? लाइक तो मेक श्योर कि आप जब आंसर लिखो तो उसमें ये की चीजें बस डाल दो इतनी। अब आप बहुत सारे मैंने ATCG के बारे में लिखा है, वो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो आप। जब वो प्रूफ रीड कर रहा है तो ये चीज प्रूफ रीड कर रहा होता है ना कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो हो वो सही हुई हो, बिल्कुल आप लिख सकते हो। पार्ट 2, the two strands of a DNA molecule are described as what? As anti-parallel. Explain the consequences of the anti-parallel arrangement of the DNA strands for the replication of DNA. वो पूछ रहा है भाई बताओ consequences क्या होते हैं? Consequences ये होते हैं कि इनमें से एक स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस और दूसरे स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है। समझ में आ गया? दिस इज द एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग। और ये क्यों अब सर क्यों फिर एंटी पैरेलल क्यों है? नहीं, वो इसलिए बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज में प्रॉब्लम है ना यार। It can only make the new strand in the
5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो कॉन्सिक्वेंसेस में आपने ये नहीं ऐड करना था, कॉन्सिक्वेंस बस क्या लिखना था लाइक कि आपके पास आप बताओगे both DNA strands serve as a both DNA strands serve as what as a template। ये मार्किंग पॉइंट नहीं होगा, ये बस मैं आंसर स्टार्ट करने के लिए टेम्पलेट फॉर रेप्लिकेशन। अब आप जो लिखोगे वो वाले, तो आप लिखोगे दैट the 3 prime to 5 prime strand, the 3 prime to 5 prime strand undergoes continuous replication forming the leading strand, forming what? Forming the leading strand, leading। You understand ना? 3 प्राइम 5 प्राइम जो यूज होगा उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनना होगा। और दूसरा आप क्या लिखोगे? The 5 प्राइम to 3 प्राइम strand undergoes discontinuous replication, undergoes what? Discontinuous replication forming what? Forming Okazaki fragments which are joined by DNA ligase to produce what strand? The lagging strand, which are joined by DNA ligase to form the lagging strand। नहीं, ये आपको जो ऊपर वाला मैंने शुरू वाला लिखा है ना स्टेटमेंट, उसका कोई मार्क नहीं होगा मोस्ट लाइकली। वो मैंने सिर्फ स्टार्ट ओपनिंग के लिए दिया ना कि जब रेप्लिकेशन होता है तो दोनों डीएनए स्ट्रैंड को सर्व करना पड़ता है एज अ टेम्पलेट, ताकि मैं उसको यूज करके फिर बाकी पूरा आंसर अपना लिख सकूं। तो ये जो ओपनिंग स्टेटमेंट मैंने दिया था यहाँ पे, आई डोंट थिंक दिस विल बी अ मार्किंग पॉइंट। यहाँ से मार्किंग पॉइंट, मेन जो 2 मार्किंग पॉइंट है उसमें ये एक में कंटिन्यूस होता है और एक में डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस से लीडिंग और डिसकंटिन्यूस से इवेंचुअली आप ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ के लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, कैन चेंज द स्लाइड नाउ? नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत अच्छा पार्ट है, छोटा सा है और फिर आपको ऑलमोस्ट पेपर खत्म हो गया। नेक्स्ट आखिरी सवाल तो ऐसे ही डाल दिया उन्होंने, आई थिंक 60 मार्क पूरे करने के लिए। क्या करें रॉबर्ट, 3 मार्क रह गए, क्या करें? After the separation of complementary strands of DNA during DNA replication, the separated strands of DNA can become twisted and coiled together to form tangles. The enzyme DNA topoisomerase 2 alpha, जिसको top 2A बोलते हैं, is able to remove these tangles in a 2-step process. Step 1 में क्या होगा? Top 2A forms a complex with the tangled DNA and catalyzes the cleavage, which is cutting of both strands to allow the strands to separate from one another. ये उस तरह होता है, धागा ना तो चुलमुल नॉट्स बन जाते हैं, लाइक हाँ एंटेंगलमेंट हो जाती है। उसको रिलीव करने का तरीका क्या होगा? आप धागा काटो और किसी तरह धागे को दोबारा जोड़ दो, लाइक उसको स्पिन करके ट्विस्ट करके। लाइक डीएनए में ये पॉसिबल होता है। हाँ, पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि अभी वो लेवल नहीं है आपको, फिर आपको मैथ स्कूल में आप पढ़ते हो टोपोआइसोमरेज। स्टेप 2 में टॉप 2A catalyzes the repairs of the cuts made in the DNA so that the strands are complete। तो भाई कट करके जब वो जो एंटेंगलमेंट हुई है उसको रिलीव कर दोगे आप, तो वो जो डीएनए आपने स्ट्रैंड्स काटे उनको दोबारा आपको क्या करना होगा? जोड़ना भी होगा। तो टोपोआइसोमरेज कट भी करता है और फिर दोबारा रिपेयर भी कर देता है उसका। ठीक है, एटोपोसाइड इज अ केमिकल दैट कैन बाइंड टू द टॉप 2A DNA कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन स्टेप 1, यानी कट हो गया और कट होने के बाद बाइंड हो गया। दिस मेक्स द कॉम्प्लेक्स वेरी स्टेबल एंड प्रिवेंट्स स्टेप 2 फ्रॉम ऑकरिंग। यानी डीएनए की स्ट्रैंड्स कटी रह जाएंगी, रिपेयर ही नहीं होंगी। अब वो पूछ रहा है आपसे, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाई एटोपोसाइट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट सम टाइप्स ऑफ ट्यूमर इन ह्यूमंस। तो आप सजेशन ये दोगे, बिकॉज इट विल स्टॉप डीएनए रेप्लिकेशन एंड हेंस सेल डिविजन। बिकॉज ट्यूमर जब ग्रो करता है तो सेल डिविजन सेल मल्टीप्लाई कर रहा होता है। तो आप बोलोगे एटोपोसाइट क्या करेगा? एटोपोसाइट स्टॉप्स डीएनए replication and hence cell division। आपने ये क्यों लिखा है? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप 2 में रिपेयर नहीं हुआ ना, डीएनए कटा हुआ रह जाएगा। लाइक और अब रीजन आप ये दोगे, लाइक दिस इज बिकॉज स्टेप 2 के अंदर जो डीएनए रिपेयर हो रहा था वो रिपेयर अब नहीं होगा और डीएनए स्ट्रैंड्स क्या रहेंगी? कट रहेंगी। तो आप क्या लिखोगे? दिस रिजल्ट्स ड्यू टू
this results due to impaired DNA repair mechanism. DNA repair mechanism by what? By top 2 DNA. सिर्फ अपने एग्जामिनर को बस ये बताना है कि भाई कि वो जो आपके पास रिपेयर हुआ था ना स्टेप 2 के अंदर, वो रिपेयर नहीं होगा तो डीएनए आपके कट रहेंगे, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन रुक जाएगी, जिसकी वजह से सेल डिविजन। समझ में आ गया लाइक आपको? तो 2 मार्क के लिए जो मेन मार्किंग पॉइंट होगा वो होगा रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा, जिससे बिकॉज सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, और दूसरा बिकॉज आपके पास डीएनए कट रह जाएंगे, वो रिपेयर नहीं होंगे लाइक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अ सेल सरफेस मेम्ब्रेन consists of many different molecular components. The passage outlines the arrangement of some of the molecular components in a cell surface membrane. Complete the passage by using the most appropriate scientific terms. Some proteins in a cell surface membrane are located on one side of the membrane. Other proteins span the entire width of the membrane. Some of these are transport proteins and include dash proteins that are needed for facility division. कौन सी? Channel protein. Including what? Channel. Basically, कैरियर प्रोटीन्स भी यूज होती हैं, बट कैरियर प्रोटीन्स जो होती हैं लाइक कुछ ऐसी भी होती हैं जो पूरा थिकनेस नहीं स्पैन करती लाइक यूजुअली मोस्ट ऑफ देम डू बट सम ऑफ देम मे नॉट. The fluid of the membrane is regulated. The fluidity of the membrane is regulated by the molecule cholesterol, which interacts with the fatty acid tails of phospholipids. Interactions between this molecule and fatty acid tails are known as what? Hydrophobic interactions. इनको आप क्या बोलते हो? Hydrophobic interactions. अब आप सब अपने आप को मार्क करो and see where you stand. How many of you scored above 45? Huh? That's a good score. So if you have scored above 45, for sure आपका ये तो है लाइक. How many of you have scored above 50? Above 50. पेपर्स में है ना मेरे पास, मैं चेक करता हूँ. चलो भाई, टेक केयर यार.